हेलो एवरीवन, आज हम हमारे अर्थ प्रेशर के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मोहर सर्कल पे जो हमने अपनी डिस्कशन को रोका था उसको आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इधर मोहर सर्कल अगर हम इसका देखें तो एक्टिव कंडीशन का पर्टिकुलर मोहर सर्कल कुछ इस तरीके का होगा। जो मोहर फेलियर एनवेलप है वो इधर फाई एंगल बना के जाएगी, राइट, ऊपर और नीचे। ठीक है, जैसे ऊपर फाई एंगल वैसे नीचे फाई एंगल। ठीक है, इधर ये वाला जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सिग्मा वी। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है दिस इज सिग्मा एच। और जिस पे फेलियर हो रहा है इसको हम एक्टिव अर्थ प्रेशर भी कह देते हैं, पीई, राइट। नाउ अब बात हो रही है कि ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल, ये हमको पता है दैट दिस पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, जहां पे फेलियर हो रहा है ये हमने ऑलरेडी शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में करा हुआ है। ये वाला जो एंगल, ठीक है, मतलब फेलियर प्लेन का मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले पॉइंट वाले प्लेन के साथ एंगल बनेगा 2 थीटा। ठीक है, मोहर सर्कल में एक्चुअली इट विल बी थीटा। सिमिलरली इधर एंगल विल बी 2 थीटा। तो अगर आप इधर ध्यान से देखें, ये बात हमने ऑलरेडी शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में डिस्कस की हुई है। इधर आप अगर देखें तो जैसे देखिए, जो मोहर सर्कल पे कोई भी एंगल हमको बनाना होता है वो कैसे बनता है। हमने shear स्ट्रेस एलिमेंट में ये वाली बात डिस्कस करी थी that this is sigma v, this is sigma v, this is sigma h, this is sigma h। हम जो अपनी एक्टिव अर्थ प्रेशर की डिस्कशन को कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। दिस सिग्मा h, दिस सिग्मा h, और यहाँ पे जो फेलियर प्लेन होगा दिस विल मेक एन एंगल थीटा। अब जो भी एंगल स्ट्रेस एलिमेंट में बनता है बिटवीन द टू प्लेन्स इन मोहर सर्कल, ट्वाइस ऑफ दैट एंगल विल बी देयर। यहां पर ये वाले जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन है, इन दोनों में एंगल है थीटा। तो उसी तरीके से सेंटर के ऊपर ये वाला प्लेन, हर एक पॉइंट मोहर सर्कल का एक प्लेन है इन द स्ट्रेस एलिमेंट। तो ये वाला पॉइंट जो कि एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पॉइंट जो कि एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के बीच एंगल विल बी 2 थीटा। और इधर आप देख सकते हो कि ये वाला जो थीटा हमने इस साइड एंगल बनाया है, दिस इज कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब जो सिग्मा वी वाला प्लेन है, यहां पर सिग्मा वी वाला प्लेन, इधर से हमको थीटा कैसे जाना पड़ रहा है, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके हमको ये वाला प्लेन मिल रहा है जिस पर फेलियर हो रहा है इन एक्टिव कंडीशन। बट ड्यू टू सिमेट्री ऑफ सर्कल, यहां अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हम 2 थीटा एंगल जाएंगे तो यहां पर भी एक फेलियर प्लेन हमको देखने को मिलेगा, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि इधर जो ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे देखिए ये वाला जो प्लेन है, ये हम 2 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब गए तो ये वाला पर्टिकुलर प्लेन हमको मिला। ठीक है, तो इधर 2 थीटा, इधर थीटा। ये हम क्लॉकवाइज 2 थीटा जब गए इस वाले प्लेन से तो हमको ये वाला प्लेन मिला क्लॉकवाइज 2 थीटा। क्लॉकवाइज 2 थीटा मोहर सर्कल में है तो इधर कितना होगा, थीटा, इसका हाफ। तो मतलब ये सिग्मा वी वाला प्लेन इधर कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा जाऊं तब भी मेरे को फेलियर प्लेन मिलेगा। तो इसको डिस्टिंक्ट करने के लिए मैं इस कलर से बना देता हूं। तो मतलब क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी अगर मैं थीटा जाऊं
तो मेरे को फेलियर प्लेन देखने को मिलेगा। मतलब जो फेलियर प्लेन होगा उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर सिग्मा वी लग रहा है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, थीटा इज द एंगल विद मेजर प्रिंसिपल प्लेन विच इज सिग्मा वी इन दिस केस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसपे सिग्मा वी लग रहा है। कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ थीटा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको देखने को मिलेगा। फेलियर प्लेन का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ थीटा एंगल होगा इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन। इसी चीज को अगर मैं वॉल के साथ कैसा एंगल है फेलियर प्लेन का उसको बनाऊं तो वो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। इसको लेट्स रब दिस। देखिए वॉल के साथ, ये हमारी वॉल है, वॉल के साथ अगर मैं एंगल बनाऊं वो कैसा बनेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर मैं कुछ प्लेन बनाऊंगा, बाकी आप अपने आप समझ जाओगे कि वैसे होंगे। जैसे एक प्लेन इधर मैं बना देता हूं, हॉरिजॉन्टल के साथ इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल थीटा, फेलियर प्लेन का थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली एक ऐसा प्लेन भी होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा इन बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा। ठीक है, एक और प्लेन बना देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। इट विल बी समवॉट लाइक दिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा। सिमिलरली ये प्लेन इधर भी जाएंगे, इधर भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं उनको। सिमिलरली ऐसे कंटिन्यू होते रहेंगे। हॉरिजॉन्टल इधर भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा। ऐसे कितने मर्जी प्लेन आप बना सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में जो वॉल के साथ सॉइल कैसे फेल, किस डायरेक्शन में उसका फेलियर जो प्लेन होगा वो हमने अभी इस डायग्राम में देख लिया। ठीक है, ये कंटिन्यू करने के बाद अब हम देखते हैं वॉल की मूवमेंट को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। यहां पर थीटा किसके इक्वल है, थीटा किसके इक्वल, ये हमने किया हुआ है शियर स्ट्रेस वाले चैप्टर में इन डिटेल किया है। थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा विल बी 45 डिग्री प्लस 5/2। 5 क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, राइट। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2 विल बी द एंगल हियर थीटा। इसलिए आप यहां पर भी देख सकते हो कि थीटा मैंने 45 डिग्री से थोड़ा ज्यादा ही बनाया है, राइट। नो, तो वॉल की मूवमेंट को थोड़ा और हम एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि शियर स्ट्रेस कैसे मोबिलाइज होती है। ये सारा कुछ वैसे मैंने आपको समझाया हुआ है पहले लेक्चर में, पर अभी उस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में देख रहे हैं। देखिए धीरे धीरे सारे परतें हम देख रहे हैं हमारी इस अर्थ प्रेशर की। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें जो हम कर रहे हैं। देखिए ये है वॉल, दिस इज वॉल, यहां पर बैकफिल है, दिस इज बैकफिल, दिस इज वॉल। ये बैकफिल, ये अर्थ वॉल को इस साइड पुश कर रही है, उसकी वजह से वॉल कुछ इस तरीके से यील्ड हो रही है, समवॉट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से यील्ड हो रही है।
उसकी वजह से जो सॉइल है उसकी मूव करने की टेंडेंसी किधर को होगी, नीचे की तरफ। सॉइल के मूव करने की टेंडेंसी विल बी समवॉट लाइक दिस, नीचे की तरफ, अवे फ्रॉम द बैकफिल, राइट, डाउनवर्ड एंड अवे फ्रॉम द बैकफिल, right? This is movement of soil. Movement of soil, right? ये इस तरफ होगी। तो shear strength किस तरफ डेवलप होगी? shear strength में सॉइल की अपनी कोशिश क्या होगी, इस मूवमेंट को रोकने की। जब एक ब्लॉक मूव करने की कोशिश करता है ऑन ए सरफेस ड्यू टू फोर्स P, तो फ्रिक्शन की क्या कोशिश होती है, यहां पर म्यू एन, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, फ्रिक्शन लगा के इस मूवमेंट को रोकने की, इसके ऑपोजिट लगती है। वैसे यहां पर भी इसके ऑपोजिट shear strength of soil will be mobilized. I can use a different here. Shear strength of soil will be mobilized in this direction. इसके ऑपोजिट जो सॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इस मूवमेंट को होने से रोकेगी, तो उसके ऑपोजिट ऐसे डेवलप होगी, ठीक है। दिस इज शीयर मोबिलाइजेशन, शीयर मोबिलाइजेशन की ये डायरेक्शन है, राइट। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बुलाया था, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। शीयर मोबिलाइजेशन किस तरफ होगी, अपवर्ड्स एंड towards the backfill, upwards and towards the backfill। क्यों, क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ सॉइल है यहां पर, क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ सॉइल है, दिस इज हैपनिंग डाउनवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द बैकफिल। आपके सामने ही है, नीचे की तरफ सॉइल जा रहा है, अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए। मैं क्या हूं, पिछली बार मैं ऐसे समझा था, मैं क्या हूं, आई एम बैकफिल, आई एम सॉइल, मैं सॉइल को, मैं वॉल को पुश कर रहा हूं, ये वॉल है इसको मैं पुश कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे मैं इसके साथ ही ऐसे चले जाऊंगा, साथ ही लुढ़क जाऊंगा, तो मैं इसके डाउनवर्ड्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, बैकफिल ये है, आई एम बैकफिल एंड जो मेरे पीछे सॉइल है इट इज ऑल बैकफिल, मैं अवे फ्रॉम द बैकफिल एंड डाउनवर्ड जा रहा हूं, राइट। ऐसे ही तरह मूवमेंट ऑफ सॉइल इज डाउनवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द बैकफिल, अवे फ्रॉम द बैकफिल, राइट। नो, इधर आप फिर से ध्यान दीजिए कि मैंने राइट या लेफ्ट ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करी। क्यों, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, राइट या लेफ्ट इस पर्टिकुलर केस में है। अगर मान लीजिए सॉइल इस तरफ रिटेन्ड हो और वॉल इस तरफ हो, सॉइल इस तरफ वॉल इस तरफ, फिर राइट या लेफ्ट चेंज हो जाएंगे। हाँ, अगर पर्टिकुलर केस आपको एग्जाम में दे दिया जाए ऐसा, या इससे ऑपोजिट वाला कि वॉल इस साइड हो और सॉइल इस साइड रिटेन्ड हो, फिर आप राइट या लेफ्ट आप डायरेक्शन बता सकते हो। पर इस एक जनरल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, उसमें मैं राइट या लेफ्ट ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि अवे फ्रॉम द बैकफिल या टुवर्ड द बैकफिल ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा मैं। तो मूवमेंट ऑफ सॉइल कैसे होगी, डाउनवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द बैकफिल, अवे। सो ये हमने कर लिया। जो ये एंगल होगा वो हमने डिस्कस कर ही लिया, दैट दिस एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल will be theta, and this theta will be equal to 45 degree plus phi by 2, where phi is angle of internal friction of soil. Now इसको डिस्कस करने के बाद अब हम जैसे कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कैलकुलेट किया था, वैसे यहां पर कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इन एक्टिव कंडीशन कैलकुलेट करेंगे। पर उससे पहले हम एक ऐसी थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं, रनकाइंस थ्योरी। ये मैंने आपको पहले बताया था जब
हमने वो शुरू किया, अर्थ प्रेशर टेस्ट भी हमने कैलकुलेट किया था, तब मैंने ये बात करी थी कि हमारी जो डिस्कशन होगी दैट विल बी मेनली कंसर्न्ड विद रैनकाइंस थ्योरी। वो बहुत एक सिंपल थ्योरी है और आपके एग्जाम के विद रिस्पेक्ट टू रैनकाइंस थ्योरी में से ही क्वेश्चन आएंगे। कलमेंस थ्योरी एक हमारी होती है, राइट, और कूलम्स थ्योरी रादर। कलमेंस थ्योरी तो ग्राफिकल है, बट कूलम्स थ्योरी है इसके बाद, उसमें से मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट मेनली जो न्यूमेरिकल्स कंसंट्रेटेड होंगे वो होंगे रैनकाइंस थ्योरी। उस रैनकाइंस थ्योरी की जो मेन एजम्पशंस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उन एजम्पशंस के बेसिस के ऊपर ही हम डेरिवेशन करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द एजम्पशंस ऑफ रैनकाइंस थ्योरी। हालांकि उस डेरिवेशन में कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ नई चीज होगी, बट स्टिल कुछ मैं जो पॉइंट्स लिखूंगा ना, उस एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको उठा के मैं कहूंगा कि यहां पर इसलिए डेरिवेशन में हम ये चीज एज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए पहले एजम्पशंस ऑफ रैनकाइंस थ्योरी में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये भी जो एजम्पशंस हैं दे कैन बी आस्क्ड इन पेपर, ठीक है। एजम्पशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। एजम्पशंस को आप ऐसे नहीं लेके जा सकते कि ओके दीज आर एजम्पशंस, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एजम्पशन कौन कौन सी हैं? सॉइल इज एजम्पशंस इन रैनकाइंस थ्योरी, पूरा लिख देता हूं मैं। एजम्पशंस है ये, बट किसमें? इन व्हाट? रैनकाइंस थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। रैनकाइंस थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर उसमें है। फर्स्ट इज सॉइल क्या है? इट इज, सब कुछ मैं एक साथ ही लिख देता हूं यहां पर। सॉइल इज होमोजीनस, काफी कुछ है। होमोजीनस का क्या मतलब होता है? होमोजीनस का मतलब होता है कि मैं इधर 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 कहीं पर भी देख लूं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल सेम होगी। मतलब स्पेस के साथ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल वेरी नहीं कर रही, राइट। होमोजीनस, सॉइल इज होमोजीनस फर्स्ट। सेकंड, इट इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब कि किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं किसी भी डायरेक्शन में देख लूं। आइसोट्रोपिक का जो मेन मतलब, पहले आइसोट्रोपिक समझिए आप, फिर होमोजेनस आइसोट्रोपिक। ये जब दोनों बात आ जाए फिर उसका क्या मतलब होता है उसको भी देखते हैं। आइसोट्रोपिक का स्पेसिफिक मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर मैं कंसेंट्रेट करूं, राइट, अपना फोकस, तो इधर 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 किसी भी डायरेक्शन में देख लूं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगी और सॉइल। आइसोट्रोपिक का ये मतलब होता है। या फ्लूइड है तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगी। अभी हम सॉइल की बात कर रहे हैं तो सॉइल की प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगी। आइसोट्रोपिक का जनरल ये मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, किसी भी डायरेक्शन में आप इसकी प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगी। और जब मैं कहता हूं होमोजीनस भी है, आइसोट्रोपिक भी है, उसका मतलब कि कहीं पर भी स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में आप प्रॉपर्टी को देखोगे वो सेम होगी। मतलब सॉइल की प्रॉपर्टी स्पेस और डायरेक्शन की वजह से वेरी नहीं कर रही, राइट। जैसे उसकी परमेबिलिटी या कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल स्पेस और डायरेक्शन के साथ वेरी नहीं कर रही, ठीक है। ये मतलब होता है होमोजेनस और आइसोट्रोपिक। जब हम कंबाइंडली ये बात करते हैं, जब कंबाइंड एजम्पशन हो जाती है होमोजेनस और आइसोट्रोपिक, सॉइल इज होमोजेनस, आइसोट्रोपिक, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि उसकी जो डेप्थ है, मतलब अलोंग द डेप्थ जो है वो हम अपने एनालिसिस को कंसंट्रेट कर रहे हैं कि मतलब जो उसका एरिया दैट इज इनफाइनाइट, जो उसकी डेप्थ है दैट इज फाइनाइट, ठीक है। ये एजम्पशन हम इसलिए लेके चलते हैं ताकि जो अलोंग द एरिया है, राइट, जब भी हम ऑन द डेरिवेशन हम कर रहे थे अपनी एक्टिव अर्थ प्रेशर टेस्ट की, उसकी हमने देखा था दैट वी हैव कैलकुलेटेड अर्थ प्रेशर, टोटल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, उसकी यूनिट थी किलोन्यूटन पर मीटर। मतलब जो भी पर मीटर इसकी लेंथ होगी उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपकी जो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट वाली जो फोर्स है वो आपके पास आ जाएगी। वो हम क्यों लगा पाए हैं? क्योंकि उसमें ये वाली एजम्पशन लग रही थी कि दैट सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट, की एरिया के साथ
कोई उसका लेना देना नहीं, कि उसकी जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है वो वेरी नहीं करेगी। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल सिर्फ डेप्थ के साथ ही वेरी करेगी, राइट। जैसे स्ट्रेस है, दैट इज गामा जेड। तो गामा जेड अगर मैं इधर देखूं, इधर देखूं, इधर देखूं, अगर जेड डेप्थ नीचे देख रहा हूं, इट विल बी गामा जेड, राइट। चाहे मैं इस पॉइंट के नीचे देखूं या इधर आके फिर गामा जेड देखूं, इट विल बी जेड डेप्थ नीचे देखूं, इट विल बी गामा जेड। सेमी इनफाइनाइट का ये मतलब होता है एरिया इनफाइनाइट, डेप्थ फाइनाइट, मतलब अलोंग द डेप्थ ही हम अपने एनालिसिस को कंसंट्रेट करेंगे। होमोजेनस आइसोट्रोपिक सेमी इनफाइनाइट, राइट। ड्राई ड्राई का जैसे मैंने आपको मतलब दिया, ड्राई का मतलब होता है कि ड्राई का तो आपको मतलब पता ही है कि उसमें कोई वाटर करंट नहीं है, राइट। ड्राई हम यहाँ पर ड्राई लिख लेते हैं, बट जनरली रेनकाइंस थ्योरी का जो भी है उसमें होता है, इसमें मेनली ये एजम्पशन लगाई जा रही है कि जो हम गामा वेरी कर रहे थे ना, वे जैसे हम कह देते हैं कि जब वाटर टेबल आता है तब डिफरेंट तरीके से सिग्मा भी वेरी करता है, ठीक है। ये हमने जो वर्टिकल स्ट्रेस वाला चैप्टर होता है उसमें हम इन डिटेल इन बातों की डिस्कशन करते हैं कि जब वाटर टेबल आ जाता है तब गामा डैश यूज होता है, ठीक है। तो वो सारी बातें यहां पर वैलिड नहीं होगी, ठीक है। द वर्टिकल स्ट्रेस इज वेरिंग लीनियरली, यहां पर ड्राई लेने का मतलब क्या है, हर एक एजम्पशन जो हम ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ले रहे हैं, रटने की बात नहीं है, समझाना चाह रहा हूं कि क्यों ये एजम्पशन रेनकाइन ने ली है अपने एनालिसिस में, क्योंकि वो एज ए लीनियर वेरिएशन चाहता है ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस। क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेस की लीनियर वेरिएशन होगी तब तो जस्ट आपको एक कांस्टेंट के ए उससे मल्टीप्लाई करना हो तो आपके पास अर्थ प्रेशर एट इन एक्टिव कंडीशन की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ताकि लीनियर एक वेरिएशन देखने को मिले वर्टिकल स्ट्रेस की एंड हेंस अर्थ प्रेशर की, इसलिए यहां पर ड्राई की एजम्पशन रेनकाइन ने ली है। नो, ड्राई homogeneous isotropic semi-infinite dry and cohesionless मतलब इसमें कोई कोहेजन नहीं है। कहने का मतलब एक ड्राई सैंड जैसा बिहेव करेगी वैसा सॉइल जब बिहेव करे तब ही हम रेनकाइन थ्योरी को लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे आगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर के आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे कि अगर ये कंडीशन हो जाए फिर क्या होगा, वो कंडीशन फिर क्या होगा, ठीक है। पर फिलहाल जो रेनकाइन ने एजम्पशंस मानी थी उनको डिस्कस कर रहे हैं, और अपनी एक जो हमारी थ्योरी है, जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो फिलहाल जो बिल्कुल सिंपलेस्ट केसेस है उसके बेसिस पे करेंगे, बेस्ड ऑन रेनकाइन थ्योरी ही करेंगे हम, राइट। ड्राई एंड कोहेजनलेस मतलब कोई कोहेजन नहीं मानी, कोहेजनलेस एक तरीके से जो ड्राई सैंड मानी है रेनकाइन ने अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब यहां पर C5 सॉइल नहीं है, ओनली 5 सॉइल। सेकंड assumption, soil is in a state of plastic equilibrium, in a state of plastic equilibrium at failure। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है कि अब आपने थोड़ी सी भी स्ट्रेस लगाई, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी स्ट्रेन आ गई, मतलब डिफॉर्म होना शुरू हो गया, कि बस इसके बाद आपने थोड़ा सा भी उसको पुश किया वॉल को, जिसकी वजह से सॉइल भी पुश हो गया, तो वो सॉइल पूरी तरीके से डिफॉर्म होता रहेगा, वापिस नहीं आएगा। प्लास्टिक का ये मतलब हुआ थोड़ा सा भी एक इक्विलिब्रियम, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, कि अब थोड़ा सा भी आपने कुछ किया देन सॉइल विल वो डिफॉर्म होता रहेगा, आप मतलब वापिस आ जाए इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इलास्टिक नहीं है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा भी आपने अभी कुछ किया देन इट विल कंटिन्यूसली डिफॉर्म, राइट। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, राइट।
that is soil is at the verge of failure, that is the soil is at the verge of failure, verge of failure। और इसमें एलिमेंटल फेलियर कंसिडर किया है, एलिमेंटल फेलियर मतलब एज एन एलिमेंट सॉइल फेल कर रहा है, ठीक है। जो बैकफिल फेल कर रही है, सॉइल का हर पॉइंट फेलियर की कगार पे है। हाँ, वो फेल एट एन एंगल थीटा करेगा, जो हमने डिस्कस किया था, फेल एट एन एंगल थीटा करेगा, बट उसका हर एलिमेंट एलिमेंटल फेलियर है, हर एलिमेंट उसका फेलियर की कगार पे खड़ा है, राइट। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम फेलियर की कगार पे खड़ा है, वो एट द वर्ज ऑफ फेलियर है। थर्ड, ग्राउंड सरफेस इज प्लेनर। यहां पर कुछ जो पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करना जरूरी है। वैसे तो फर्स्ट वाले जो पॉइंट्स है इसमें होमोजेनस, आइसोट्रोपिक, सेमी इनफाइनाइट, ड्राई, कोहेरेंस, इनको अंडरलाइन करना जरूरी है। यहां पर प्लास्टिक इक्विलिब्रियम और एलिमेंटल फेलियर ये भी अंडरलाइन करना जरूरी है। नाउ ग्राउंड सरफेस इज प्लेनर। ग्राउंड सरफेस कैसी है? प्लेनर है, प्लेनर मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं है, प्लेनर है। हाँ, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, कैन बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, कैन बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। कौन सी ग्राउंड सरफेस की यहां पर बात की जा रही है? जैसे देखिए यहां पर दिस वॉज द वॉल, रिटेनिंग वॉल, तो यहां पर जो ये वाली ग्राउंड सरफेस है ना, ये दिस इज प्लेनर। हाँ, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल जैसे इस केस में है, या इट कैन ऑल्सो बी इंक्लाइंड, इट कैन ऑल्सो बी इंक्लाइंड, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। पर है ये प्लेनर, ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं है ये प्लेनर। हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है। ये इस एजम्पशन का मतलब बना, ठीक है। एक एक चीज जो मैं लिख रहा हूं, एक एक चीज आपको समझ रहा हूं, एक एक चीज, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दे रहा हूं और कुछ भी लिख के जा रहा हूं ना, एक एक चीज। नेक्स्ट, बैक ऑफ द वॉल is vertical and smooth। बैक ऑफ द वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। बैक ऑफ द वॉल क्या होती है? ये मैंने आपको बताया था, ये जैसे हमारी दिस इज आर रिटेनिंग वॉल, ठीक है। इससे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, दिस इज बैकफिल, राइट, दिस इज बैकफिल। तो ये वाली जो दिस इज बैकफिल, बैकफिल भी क्यों कहते हैं मैंने आपको बताया। ये वाली जो साइड है दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक। तो बैक ऑफ द वॉल मतलब ये वाली वॉल की ये वाली साइड, दिस साइड, ये वाली साइड, बैक ऑफ द वॉल इज वर्टिकल, वर्टिकल है। दिस इज नॉट इंक्लाइंड। ग्राउंड सरफेस मैंने आपको बता दिया था दैट इट कैन बी इंक्लाइंड, पर जो बैक ऑफ द वॉल है ये वाली साइड, दिस इज वर्टिकल, ये वर्टिकल रहनी जरूरी है इन रेनकाइंस थ्योरी। बैक ऑफ द वॉल इज वर्टिकल, पहली तो ये बात। दूसरी स्मूथ, स्मूथ का क्या मतलब होता है? इंडर मैकेनिक्स में पढ़ते हो आप। स्मूथ सरफेस के ऊपर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, बताओ उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, राइट। स्मूथ, स्मूथ मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही है, राइट। मतलब यहां पर सॉइल और वॉल के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही है। इस एजम्पशन का मतलब ये हुआ, राइट। इसकी जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है वो ये हुई कि यहां पर बैकफिल और वॉल के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। स्मूथ वर्ड का यहां पर ये मतलब हुआ, राइट। तो दिस, so these are the assumptions in Rankines theory of earth pressure, right? Now Rankines theory of earth pressure की assumptions हमने डिस्कस कर ली है। अब हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है।
कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के नॉट वो हमने कैलकुलेट किया था, इट वाज म्यू बाय 1 माइनस म्यू। और जैकी ने एक फॉर्मूला दिया था 1 माइनस साइन फाई, वो भी हमने डिस्कस किया था फॉर प्योर सैंड, राइट। 1 माइनस साइन फाई डैश ही होगा वो, क्योंकि सैंड की बात की जा रही है। तो फाई लिखो या फाई डैश लिखो, बेटर इट इज फाई डैश, ठीक है, क्योंकि सैंड के केस में हमेशा वी कंसिडर ड्रेन्ड shear पैरामीटर्स। अब हम फाइनली एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम कैलकुलेट कर लेंगे अर्थ प्रेशर इन एक्टिव कंडीशन का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, जब हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c tan ऑफ 45, लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, प्लस 2c tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2। ये वाला फॉर्मूला हमने किया था हमने फॉर्मूला, ओके। इस फॉर्मूला में हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, रेनकाइंस थ्योरी। और रेनकाइंस थ्योरी में अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि कोहेजन क्या थी, 0, कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन 0 मानी हुई थी, तो C विल बी इक्वल टू 0, तो ये वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। अब ये सिग्मा 1 किसके इक्वल है, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है मतलब वर्टिकल प्रेशर उसके इक्वल है, तो सिग्मा V। और सिग्मा 3 किसके इक्वल है, जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है उसके इक्वल, मतलब सिग्मा H। सिग्मा H tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हम अलग अलग कोफिशिएंट्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा V निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। सिग्मा V निकालना, उसको बस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो अर्थ प्रेशर की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब हमारे पास जो रेशियो है वो सिग्मा H बाय सिग्मा V की चाहिए हमको। रेशियो हमको कर लेंगे डेरिवेशन, पर क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये पता होना चाहिए हमको। सिग्मा H बाय सिग्मा V की रेशियो चाहिए, उसको हम KA कह देंगे। सिग्मा H बाय सिग्मा V की रेशियो चाहिए हमको, क्यों, ताकि क्योंकि सिग्मा V निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, तो KA इंटू सिग्मा V जब हो जाएगा देन इट विल बी वेरी वेरी गुड, ठीक है ना, क्योंकि सिग्मा V हमारे लिए निकालना बहुत आसान है। KA हम अगर निकाल लें तो जस्ट इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो रेशियो किसकी कैलकुलेट करनी है, सिग्मा H बाय सिग्मा V की, क्योंकि अल्टीमेटली कैलकुलेट सिग्मा H करना है, राइट। तो इसलिए रेशियो सिग्मा H बाय सिग्मा V की हमको निकालनी है। तो सिग्मा H बाय सिग्मा V की रेशियो मतलब सिग्मा V को इस साइड और tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 को इस साइड, तो सिग्मा H बाय सिग्मा V ही मेनली मतलब लिखना मेरे को, सिग्मा H बाय सिग्मा V इस साइड और tan स्क्वायर 45 डिग्री इस साइड आ जाएगा, मतलब इधर आके क्या बन जाएगा 1 बाय tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2, और 1 बाय tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर इन ट्रिग्नोमेट्री tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2 के इक्वल। तो मतलब सिग्मा H बाय सिग्मा V की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2। चाहे आप ऐसे याद रख लो, चाहे आप जो बेटर तरीका याद रखने का दैट इज 1 माइनस साइन फाइव, ये tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस साइन फाइव बाय 1 प्लस साइन फाइव, ऐसे याद रख लो, जैसे मर्जी याद रख लो। और ये मैंने आपको बताया था, ये हम कौन सी चीज कह रहे हैं, दिस इज इक्वल टू KA, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर KA क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन फाइव बाय 1 प्लस साइन फाइव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपको डायरेक्टली सिग्मा भी कैलकुलेट करना है, जहां पर भी आप एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो, जहां पर भी आप देख लीजिए वहां पर फाई कितना है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, फाई देख लिया, अब के निकाल लीजिए, निकाल लिया, सिग्मा V निकाल लीजिए, निकाल लिया सिग्मा V, गामा Z निकाल लिया, अब सिग्मा V को के से मल्टीप्लाई कर दो,
आ गया क्या, सिग्मा एच विच इज इक्वल टू एक्टिव अर्थ प्रेशर, राइट। तो जैसे हमने अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की डायग्राम बनाई थी, वैसे हम यहां पर भी डायग्राम बनाएंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर की। जैसे वहां पर डायग्राम बनाई थी वैसे ही यहां, दिस इज आवर वॉल। जैसे वहां पर मैंने आपको बताया था, आपको अगर डायग्राम बनानी है, सिंपली आप सबसे पहले सिग्मा वी की डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। सिग्मा वी, यहां पर अगर इसकी एच हाइट है तो यहां पर नीचे कितना होगा, इट विल बी गामा इंटू एच, ठीक है। बहुत ही सिंपल केस कर रहे हैं, गामा इंटू एच सिग्मा वी की डायग्राम। अब अगर के, अब अगर आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर की डायग्राम बनानी है, यहां पर वॉल के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो इसको जस्ट के ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए। के ए से मल्टीप्लाई करना है तो वॉल के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वो आपके पास आ जाएगा, राइट। दिस इज इक्वल टू के ए गामा एच। और आपको ये समझ लग गया होगा दैट के ए विल बी लेस देन 1। के ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 1। क्यों? बिकॉज के ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव बाय 1 प्लस साइन फाइव। फाइव साइन फाइव कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है। फाइव कुछ भी ले लीजिए, लेट्स से 30 डिग्री। 30 डिग्री लेना बहुत ही कॉमन केस है, ठीक है। कोई भी आप केस ले लीजिए, देखिए साइन फाइव इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1, तो 1 माइनस साइन फाइव क्योंकि कम होगा, राइट। 1 प्लस साइन फाइव ज्यादा होगा, इसलिए के की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। प्रैक्टिकलिटी में जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से एक वैल्यू लेके आपको दिखा भी देता हूँ। लेट्स से फाइव इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री 1 माइनस साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5, सो 1 माइनस 0.5 it is equal to 0.5, 1 plus 0.5 equal to 1.5 equal to 1/3 less than 1। के ए की जो वैल्यू होती है दैट इज लेस देन 1। ऐसे के ए गामा एच, ऐसी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन वो बन जाएगी। अब ये तो एच डिस्टेंस नीचे जाके इट वाज के ए गामा एच। अगर जेड डेप्थ, कोई भी कॉमन डेप्थ मैं ले लेता हूं जेड डेप्थ, फिर क्या होगी, सिंपल ही है। जेड डेप्थ नीचे सिग्मा वी की क्या वैल्यू होती, सिग्मा वी की क्या वैल्यू होती, गामा इंटू जेड, ये वैल्यू होती। तो अर्थ प्रेशर की क्या होगी, इसको सिंपली के ए से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या, के ए इंटू गामा जेड, सिंपल। अगर आपको अर्थ प्रेशर निकालना है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे निकालना है, तो सिंपली आप पहले सिग्मा वी निकाल लो। सिग्मा वी, ये सिग्मा वी की डायग्राम, सिग्मा वी निकालो, कहीं पर भी निकालना इन जनरल, क्योंकि आगे हम थोड़े कॉम्प्लिकेट केसेस करेंगे जहां पर किसी सॉइल का कुछ के ए होगा, किसी का कुछ के ए होगा, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, पर वो कॉम्प्लिकेट कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमने सिंपल टेक्निक सीख ली। क्या, जहां पर भी एक्टिव प्रेशर निकालना है उस पॉइंट के ऊपर सिग्मा वी निकाल लो, निकाल लिया सिग्मा वी, उस पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग के ए क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट क्या है उस सॉइल का, वो निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस। वेरी वेरी सिंपल, राइट। नाउ ये हमने कर लिया। तो जैसे वहां पर हमने वैल्यू देखी थी टोटल अर्थ प्रेशर की या अर्थ प्रेशर फोर्स की, जिसको हम पी नॉट, कैपिटल पी नॉट से डिनोट कर रहे थे, यहां पर हम कैपिटल पी ए से डिनोट करेंगे अर्थ प्रेशर फोर्स की, वो हम कैलकुलेट करेंगे। वेरी वेरी सिंपल, जैसे वहां पर हमने कैलकुलेट की थी, इट विल बी हाफ ऑफ एवरेज ऑफ दिस, हाफ ऑफ 0 प्लस के ए गामा एच बाय 2, पूरा लिख देता हूं, 0 प्लस के ए गामा एच बाय 2 इंटू दिस डिस्टेंस एच, एच इंटू ये हम 1 मान रहे हैं, पर यूनिट लेंथ हम देख रहे हैं, पर यूनिट, ये वाला यूनिट, सो एच इंटू 1
h इंटू 1, दिस इज इक्वल टू हाफ। सो हाफ तो मैंने इधर लगा ही दिया था। अगर एवरेज आप ले रहे हो तो डेफिनेटली यहां पर मैंने हाफ इधर लगा दिया, इट विल बी हाफ के गामा एच स्क्वायर। ठीक है, इधर 0 था, इधर के ए गामा एच, इसका हाफ कर दिया। ठीक है, इनका एवरेज लिया है तो हाफ इंटू दिस इज एच इंटू 1, सो हाफ के गामा एच स्क्वायर। इसके यूनिट्स हैं किलोन्यूटन पर मीटर। हाँ, अगर हमको ये वाली साइड दे दी जाए कि इन द प्लेन ऑफ द पेपर या इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, ये लेंथ कितनी है वो आपको बता दिया जाए, तो उससे आप मल्टीप्लाई जब कर लोगे तब आपके पास एक्चुअल किलोन्यूटन में फोर्स आ जाएगी। राइट, यहां पर दिस इज पी ए, फिर आपके पास एक्चुअल किलोन्यूटन में फोर्स आ जाएगी, फोर्स की यूनिट्स में आ जाएगी। यहां पर किलोन्यूटन पर मीटर क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिट लेंथ मान के चल रहे हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू पी ए इक्वल टू हाफ के गामा एच स्क्वायर। राइट, नाउ अब जो बिल्कुल ही जो बहुत ही सिंपल केस था रेनकाइन का, वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम थोड़े और कॉम्प्लेक्स केसेस डिस्कस करने शुरू करते हैं, बट लेट मी फर्स्ट सी द टाइम कि टाइम क्या हमको परमिट कर रहा है इसके बारे में। तो टाइम इज परमिटिंग अस, सो लेट्स डिस्कस थोड़े से। अब कॉम्प्लेक्सिटी हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे अपने केसेस की। सबसे पहले जो केस हम डिस्कस करेंगे वो होगा रेनकाइंस थ्योरी से। अब हम जो रेनकाइंस थ्योरी के स्कोप में इतना ही था, अब इस थ्योरी को धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसके एजम्पशन से ऊपर उठ रहे हैं। जैसे जो फर्स्ट कंडीशन की मैं अगर बात करूं, इट विल बी कि अगर वॉट टेबल आ जाए फिर क्या होगा। वॉट टेबल इन जनरल मैं कहीं पर भी एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैं वॉट टेबल को एज्यूम कर लेता हूं। उसकी वजह से हमारा क्या फर्क पड़ेगा अर्थ प्रेशर के ऊपर? देखिए, जो वाटर टेबल आ रहा है, हम अभी सैंड की बात ही कर रहे हैं, कोहेसिव सॉइल हम मान के नहीं चल रहे। तो सैंड के ऊपर आपको पता है कि वाटर टेबल जब नीचे आ जाता है तब शीयर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम फाई डैश का इस्तेमाल ही करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सिग्मा वी भी हम देखेंगे, सिग्मा वी की वेरिएशन अगर हम देखें, इट विल बी इधर कोई भी डेप्थ हो, इन जनरल मैं डायग्राम बना रहा हूं, इधर कुछ बढ़ेगा, फिर इधर तक तो गामा था, फिर अब गामा डैश हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके का उसका इंक्रीज होने का रेट कम हो जाएगा। इस तरीके की प्रेशर डायग्राम हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब गामा डैश का इस्तेमाल होगा बिलो द वाटर टेबल। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताई बात, राइट, दिस सिग्मा वी का वेरिएशन जो मैंने आपको बात बताई, तो अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर तो सिंपली हो जाना चाहिए था। जो ये वाली डायग्राम है उसको सिंपली के ए से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये हमारे पास यहां पर वी कुड हैव गॉट द अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर की डायग्राम। बट ऐसा नहीं होता, यहां पर कुछ कंडीशंस है, कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी होंगी। देखिए, जब हम इसको के ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब सॉइल ग्रेन्स ने कितना यहां पर प्रेशर लगाया वो तो हमको समझ लग गया। बट ध्यान दीजिए, यहां पर सिर्फ सॉइल ग्रेन्स प्रेशर नहीं लगा रहे। सिग्मा वी का हम यहां पर जो भी वेरिएशन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स शीयर स्ट्रेंथ की तरफ से हम बात करें तो सिग्मा वी बार का वेरिएशन हमको देखने को चाहिए था। यहां पर आई हैव ड्रॉन द डायग्राम फॉर सिग्मा वी बार। अगर वैल्यूज ले भी लूं तो इट विल बी H1, दिस विल बी लेट्स से H2। ठीक है, H1 H2, तो यहां पर वैल्यू विल बी गामा इंटू H1, राइट, गामा बल्क इंटू H1, और नीचे इट्स वैल्यू विल बी गामा बल्क इंटू H1 प्लस गामा डैश इंटू H2। ठीक है, अब पहले गामा बल्क था फिर गामा डैश हो गया, तो इसके इंक्रीज होने का रेट कम हो गया। यहां पर ऑफ कोर्स हमको सिग्मा वी बार को लेना चाहिए था। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि इस वॉल के ऊपर क्या प्रेशर लग रहा है अर्थ का, तब हम दो कंपोनेंट्स में एक तरीके से इसको देख रहे हैं कि सॉइल ग्रेन्स ने कितना प्रेशर लगाया और वाटर ने कितना प्रेशर लगाया। अलग अलग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो सॉइल ग्रेन्स है वो कितना प्रेशर लगाएंगे,
आप सिंपली सिग्मा वी बार को देख लीजिए। सिग्मा वी बार किस चीज को डिनोट कर रहा है कि सॉइल ग्रेन्स कितनी फोर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं नीचे, वो सिग्मा वी बार डिनोट कर रहा होता है। तो इसको तो आप सिंपली के ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉइल ग्रेन्स ने इधर कितना प्रेशर लगाया वो आ जाएगा। पर इसके अलावा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वाटर कितना प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि हमने किया था ये, मैंने जब ये चैप्टर शुरुआत की पिछले लेक्चर में तभी मैंने आपके साथ बात करी थी कि फ्लूइड जो होता है, कि अगर फ्लूइड होता वो तो किसी भी जेड डेप्थ नीचे, चाहे इधर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड किसी भी डायरेक्शन में हम बात कर लेते, वो तो गामा जेड, ठीक है, उसकी वही आती है रो जी एच, ठीक है, रो जी एच इसकी यहां पे वैल्यू होती है, रो जी जेड, वो यहां पर ये प्रेशर लगाता। पर हम सॉइल की बात कर रहे थे, इसलिए यहां पर हमको काफी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली। तो अब हम इस डायरेक्शन में जब फोर्स की बात करेंगे तब हम सॉइल सॉलिड्स और वाटर दो में इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि वाटर ने तो इधर प्रेशर उतने लगाना है। यहां पर फ्लूइड की बात अगर मैं करूं, जेड डेप्थ नीचे, इट विल बी गामा इंटू जेड, ठीक है, गामा डब्ल्यू, या रो जी जेड कह लो या गामा डब्ल्यू इंटू जेड कह लो, एक ही बात है, ठीक है। रो जी को हम गामा लिख देते होते हैं, तो गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो वाटर जो है, वाटर ये नहीं देख रहा कि अच्छा मैंने वॉल पे प्रेशर लगाना है या इस पे लगाना है उस पे लगाना है, वाटर का पक्का है कि उसने किसी भी डायरेक्शन में जेड डेप्थ नीचे जाओ उसने गामा इंटू जेड ही लगाना है, ठीक है, गामा डब्ल्यू इंटू जेड, क्योंकि वाटर की बात हो रही है तो गामा डब्ल्यू, तो उसने तो इतने लगाना है। और सॉलिड्स कितना लगाएंगे ये हमको सिग्मा वी बार की डायग्राम बताएगी। तो सॉलिड्स कितना लगा रहे हैं ये हमने देख लिया, वाटर कितना लगा रहा है ये देख लिया, दोनों को ऐड कर दो, टोटल जो फोर्स है वॉल के ऊपर वो हमारे पास आ जाएगी। टोटल अर्थ प्रेशर फोर्स ऑन द वॉल वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि सॉलिड्स और वाटर दोनों को अलग अलग ले जाए। यहां पर जो भी वैल्यू थी उसको हम के ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहां पर गामा बल्क इंटू एच वन था तो के ए इंटू गामा बल्क इंटू एच वन। यहां पर गामा बल्क एच वन प्लस गामा डैश एच टू था तो के ए इंटू इंटू क्या, गामा बल्क एच वन प्लस गामा डैश एच टू। ये तो हो गया जो सॉलिड ने लगाया। इसके अलावा वाटर कितना लगाएगा वो हम अगर देखें तो इट विल बी सिंपली, वाटर का तो पक्का ही है कि वाटर कितना लगाता है, गामा डब्ल्यू इंटू जेड। वाटर ये नहीं देखेगा कि मैंने किस डायरेक्शन में लगना है, वाटर का सिंपल है गामा डब्ल्यू इंटू जेड, चाहे कोई इंक्लाइंड डायरेक्शन भी होती। यहां पर तो ऐसे वर्टिकल, कोई इंक्लाइंड डायरेक्शन में भी हमको देखना पड़ जाता, इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो वाटर ने तो बस गामा डब्ल्यू इंटू जेड ही लगानी है, चाहे कोई भी डायरेक्शन, ठीक है। अलग अलग हम यहां पर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहां पे वाटर भी आ गया और वाटर ये नहीं देखता कि मैंने किस डायरेक्शन में लगानी है, वो तो बस उतनी ही फोर्स लगाता है चाहे कोई भी डायरेक्शन, इसलिए अलग अलग देखे। सॉलिड उस चीज को देखेंगे, सॉलिड नीचे अलग लगाएंगे इस तरफ अलग लगाएंगे, वो हमने इधर देख लिया। तो टोटल अगर आपको अर्थ प्रेशर देखना है किसी भी पॉइंट पे, वाटर टेबल, जहां तक वाटर टेबल नहीं है वहां तक तो इट विल बी सिंपल, ठीक है, वहां तक तो कोई बात ही नहीं है। जब वाटर टेबल आ गया तब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक तरीके से जो हम सिग्मा वी बार निकालते हैं, जब वाटर टेबल आ गया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है। अब आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कहीं पर भी आपको ऐसा है ना कि वाटर टेबल आ गया, तो अगर तो आपको अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है तो सिंपली उस जगह के ऊपर सिग्मा वी बार कैलकुलेट कर लेना, उस सिग्मा वी बार को के ए से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, उसमें ऐड कर देना कि कितना वाटर का कंट्रीब्यूशन है, जितना वाटर का कंट्रीब्यूशन है उतना ऐड कर देना, ठीक है। जैसे इतना कंट्रीब्यूशन है वाटर का तो इतना ऐड कर देना, गामा डब्ल्यू इंटू दिस पर्टिकुलर डेप्थ, जैसे 2 मीटर है तो गामा डब्ल्यू इंटू 2, ठीक है, ये ऐड कर देना, आ जाएगी आपकी वैल्यू।
अगर अर्थ प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करनी है तो यहां तक तो सिंपल था, यहां या तो अलग अलग डायग्राम से देख लो, या टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हो, ये वाला पॉइंट आपको पता है यहां पर कितनी होगी, यहां पर कितनी वैल्यू होगी, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, के ए इंटू दिस सिग्मा वी बार, ये किसकी वैल्यू लिखी है सिग्मा वी बार की, इसमें ऐड कर दो गामा डब्ल्यू इंटू जेड, लीनियर वेरिएशन ही हो रही है, सिंपली ऐड कर दो, आपका टाइम बच जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, ये तो अब आपको समझ लग गया, इसको अब मैं रिमूव कर देता हूं। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है अगर तो अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है वो तो सिंपल ही है, मैंने आपको बता दिया सिग्मा वी बार, ठीक है। अब इसको रिमूव कर देता हूं। अगर तो अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर तो अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है, के ए इंटू सिग्मा वी बार कर दो, और जो वाटर का कंट्रीब्यूशन है प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वो कर दो, ठीक है। यहां पर मैं गामा जेड नहीं लिख रहा, यहां पर मैंने गामा डब्ल्यू जो जेड लिखा है, गामा डब्ल्यू H2 लिखूंगा यहां पर मैं, क्योंकि हमारे केस में इट इज H2 प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। गामा डब्ल्यू इंटू जेड नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, क्योंकि फिर जेड ऊपर से भी हो सकता है नीचे से भी कहीं से भी, वो नहीं लिख रहा, सिंपली वाटर का कंट्रीब्यूशन देख लो। अगर तो अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है, अगर अर्थ प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करनी है तो मतलब एक तरीके से आपको एरिया कैलकुलेट करना है ऑफ दिस प्रेशर डायग्राम, एरिया कैलकुलेट करना है, ओके सिंपल है फिर तो। कैसे, यहां तक वेरिएशन आपको पता ही है, ऐसे बना लो, उसके बाद इसकी भी लीनियर वेरिएशन, इसकी भी लीनियर वेरिएशन, डेफिनेटली दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड होके कुछ इस तरीके की वेरिएशन आपको मिल जाएगी। अलग अलग बनाने की बजाय सिंपली आप ऐसे बना लो, इट विल बी समवट लाइक दिस। अलग अलग बनाने की बजाय सिंपली यहां पे वैल्यू कितनी होगी ये तो आपको पता ही है कितनी होगी, के ए इंटू गामा बल्क इंटू H1। यहां पर जो ये वाली वैल्यू, ये एक फर्स्ट पार्ट है, दिस इज सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कि ये वाली वैल्यू इधर से लेके इधर तक लीनियर वेरिएशन होनी है, ये अगर वैल्यू पता लग जाए तो काम बन जाएगा। क्या होगी, के इंटू गामा बल्क H1 प्लस गामा डैश H2 प्लस के ए का रोल खत्म हो गया, प्लस गामा डब्ल्यू इंटू H2, ये हो जाएगा। अगर वाटर टेबल बिल्कुल ऊपर है ऑन ग्राउंड सरफेस तो गामा डब्ल्यू इंटू H1 प्लस H2, राइट, तो ये हो जाएगा। अब अर्थ प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करनी है, अर्थ प्रेशर कैसे कैलकुलेट करनी है वो देख लिया, अर्थ प्रेशर फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है उसको देख लेते हैं। अर्थ प्रेशर फोर्स इट विल बी इक्वल टू इसका एरिया, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, सिंपली एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, सिंपली एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, इसको अलग ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, दिस हाइट इज H1। यहां पर लिखने को मैं लिख सकता हूं बट नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, एक्चुअल न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर लेंगे हम, एक्चुअल न्यूमेरिकल, राइट। H1 H2, इसका एरिया देख लो, इसका एरिया देख लो, ये ट्रायंगल का एरिया देख लो, ये ट्रेपीजियम का एरिया देख लो, हाँ किलोन्यूटन पर मीटर में आ जाएगा। अगर ये लेंथ दी हो ये वाली परपेंडिकुलर टू द बोर्ड तो किलोन्यूटन आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब इसके बेसिस के ऊपर हम एक्चुअल न्यूमेरिकल ही डिस्कस कर लेंगे। लेट्स सी द टाइम, उसके हिसाब से हम देखते हैं। सो टाइम इज अप। इन नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उस न्यूमेरिकल के बाद हम चीजों को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।